नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है, जैसे आप सभी ने सजेस्ट किया था, हाइपर प्रोलैक्टोमिया। हाइपर प्रोलैक्टोमिया यानी एक ऐसी कंडीशन है, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में दो सिस्टम ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरी होती है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि थायराइड है या काफी सारे जो विकृतियां है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, वो महिलाओं से खास करके जुड़े होते हैं। दोनों में होते, बट ज्यादा रोल जैसे महिलाओं में देखा जाता है। उसी में से एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, सेल्स टर्सिक ऑफ ब्रेन। इसी से सिक्रेट होने वाला प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का खास एक गैलेक्टो प्रॉपर्टी है, यानी यह मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है, मदर्स मिल्क सिक्रेशन में। और इसी प्रकार से प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, इसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। बट ये प्रोलैक्टिन हार्मोन तो एक विशिष्ट प्रकार का काम करता है, और उसके बाद उसका बाकी जो एक रोल होता है वो थोड़ा मिनिमम लेवल का होता है। बट अगर आप मानिए कि किसी महिला के शरीर में ये अननेसेसरीली सीक्रेट हो रहा है, इसका कारण क्या होगा और इसको कैसे विचार किया जाए, थोड़ा सा बेसिक्स और मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि मदर्स मिल्क की बात करेंगे तो ये रस धातु का उपधातु है, यानी रस अच्छा रहेगा तो इसका सिक्रेशन भी ठीक होता है। जैसे इसीलिए हम लोग सुतिकावस्था में इंपॉर्टेंटली रस धातु बढ़ाने के लिए ही प्रयास करते हैं, रस धातु को ठीक करते हैं। जो भी सारी रसायन चिकित्सा होती है, रस पुष्टि होगी तो स्तन्य की भी पुष्टि होती है। और इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रोलैक्टिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है। तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो जो अगर फर्टाइल पीरियड में है महिला, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की विकृति के कारण फिर इनफर्टिलिटी या फिर पीसीओडी भी बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि ये हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया ये एसोसिएटेड होता है थायराइड के साथ, यानी हर मतलब दो हार्मोन मिलकर ऐसी विकृतियां होती है। ओवरऑल इसका जो परिणाम है, कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड की विकृति हम लोग मान सकते हैं, फिर स्ट्रेस है, वट एवर द फैक्टर्स और वट एवर द रीजंस आर। बट निश्चित रूप से एक मस्तिष्क पर भी हमें चिकित्सा करनी होती है। रस धातु के हेतु में भी वही प्रकार से विचार किया गया है। तो रस धातु की मैं बात बता रही थी। तो प्रोलैक्टिन अगर बढ़ जाता है तो दो प्रकार के लक्षण, एक तो इनफर्टिलिटी और दूसरा जैसे तो वहां पे दूसरी जो एक ये होता है कि अनयूजुअल मिल्क सिक्रेशन। बहुत सारी महिलाओं में, मतलब मैंने बहुत ऐसे क्लोजली देखे ये केसेस जिनमें अननेचुरल मिल्क सिक्रेशन होता है एट द एज ऑफ 45, और फर्टाइल पीरियड खत्म हो चुका है, उसकी ट्यूबेक्टोमी हो चुकी है, और मतलब देर आर नो मोर चांसेस ऑफ फर्टिलिटी के चांसेस नहीं है, और प्रेगनेंसी के भी चांसेस, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसे कंडीशन में भी कई बार ये लाइक मिल्क सिक्रेशन होता है निपल से। तो ये इस प्रकार की जो विकृतियों का एक समूह है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। तो इसी को लेकर बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें हम दो तीन प्रकार की विकृतियां, मुझे लगता है इसमें वात दोष तो है ही, वायु तो दुष्ट होगा ही होगा। जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, वो अपान के क्षेत्र में आती है, और अधो उदर पर भी इसका परिणाम निश्चित रूप से होता है। तो ये सारा देखकर हम लोग वात दृष्टि समझ लेते हैं। दूसरा, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है रस धातु की। तीसरी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है कहीं ना कहीं अंतस्त्रावी ग्रंथियों की, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जैसे चौथा इसका अगर कारण मान सकते हैं, तो ये एक प्रकार से कफ की दृष्टि भी हमें माननी चाहिए। रस और कफ एसोसिएटेड होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ये जाकर जैसे अवरोध जनित संप्राप्ति आर्तव स्त्रोतस को ये रुद्ध कर देता है। और इस प्रकार से फिर आगे जैसे आपको ये सिम्टम्स अलग अलग रूप से मिलेंगे। कुछ महिलाओं में ऐसे देखा जाता है कि मिल्क सिक्रेशन तो बड़ा है, मिल्क विदाउट रीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को देखा जाता है। तो इस सभी प्रकार का हमें यहाँ पे विचार करना है। तो जैसे मैंने बताया, इसके जो कारण है, इसमें सभी में रसदुष्टि है, रसदुष्टि में स्ट्रेस ये भी एक कारण होता है। तो इसी का हमें आगे मैं बताऊंगी किस प्रकार से हम लोगों को शीर और मस्तिष्क की भी हमें चिकित्सा करनी है। और जैसे कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसको लैक्टोट्रोपिन भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से लैक्टेशन और मिल्क प्रोडक्शन से ही जुड़ा है। और इसी के साथ साथ
जो इसका ये एक होता है कि मतलब ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको सिक्रेट करती है, और इसी प्रकार से लाइक इम्यून सिस्टम या यूटेरस या मेमोरी ग्लैंड्स भी इसको थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करती है। सो अब ये अगर ज्यादा बढ़ गया है और लाइक ज्यादा से ज्यादा जैसे इसका मात्रा बढ़ने की जो ये होती है ना, वो महिलाओं में ज्यादातर मात्रा में दिखी जाती है, पुरुषों में बहुत कम ऐसे ये लक्षण होते हैं। अभी इसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स क्या होते हैं, ये तो 2-3 सिम्टम्स मैंने बता दिए, बट इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी होगी, और फिर बोन मास भी कम होता है, लो बोन मास, और लाइक इसी के साथ साथ डिस्चार्ज तो है ही, नॉट मीन नॉट फील, ये मतलब प्रेग्नेंट नहीं होते हुए भी यहाँ पे सिक्रेशंस आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस, और इट इज नॉट रिलेटेड टू मेनोपॉज। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज की अवस्था है, महिला बड़ी उम्र की है, बट ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड अगर सडनली चेंजेस हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या इरेगुलरिटी हो गई, और अमेनोरिया भी है, पेन है, ड्राइनेस है आर्तव स्त्रोतस में, वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं इस हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया को सोचना चाहिए। इसी के साथ साथ मेल में अलग लक्षण होंगे बिल्कुल इसमें, फिर जैसे एक दिन हमने पढ़ा था गायनेकोमेस्टिया पढ़ा था, इरेक्टाइल विकृतियां हो सकती है। अभी इसके कारण क्या है, इसके कारण में मुख्य रूप से तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टोनोमा, जिसमें कि वहां पे कुछ ना कुछ नोड्यूल बना होता है, कुछ गांठ बन जाती है। कुछ टाइप के मेडिकेशंस के कारण भी ये हो सकता है, और कुछ अलग हेल्थ कंडीशंस या पिट्यूटरी इडीमा या ट्यूमर इसी के साथ भी एसोसिएटेड ये होता है। ये एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड तो इसका कॉज जैसे मैंने बताया कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर या गांठ बन जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास, जो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इसके कारण एक्सेस प्रोडक्शन करती है प्रोलैक्टिन का। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जैसे मैंने बताया, ये रस धातु की दृष्टि मानिए, इसकी रस धातु की विकृति मानिए, या फिर कफ की विकृति भी आप इसको मान सकते हैं। अभी इसी के साथ साथ और भी कुछ लक्षण होंगे, जैसे कि हेडेक हो सकता है, नोजेटिक फीलिंग आती है, एक मॉडर्न इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन करके एक ड्रग आता है, उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। और अभी जैसे मैंने ट्यूमर की बात की, तो आपको ओवरऑल सारे मेजरमेंट्स को देखना पड़ेगा, सारे इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा। यू हैव टू रूल आउट अदर कंडीशंस लाइक हाइपोथायराइड है क्या, किडनी का काम कैसे हो रहा है, और बाकी पीसीओडी या पीसीओएस का कुछ आप यूएजी करके भी रूल आउट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस इनफर्टिलिटी, पीसीओडी एंड हाइपर प्रोलैक्टिन लेवल ये एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे पीसीओडी भी मान लीजिएगा कफवात की विकृति होती है, तो यहाँ पर भी सेम है, यानी हमें यहाँ पे भी कफ और वात दोनों को ही विचार करके इसको रूल आउट करना है, या इसकी ट्रीटमेंट हमें प्लान करनी होगी। इसी के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, विटामिन कुछ एसोसिएटेड होते हैं, और आपको ट्यूमर रूल आउट करने के लिए फिर एमआरआई वगैरह भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, वहां पे एडवाइस करना होगा। तो अभी आयुर्वेद में क्या विचार करें, आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया रस दुष्टि है, तो वी कैन स्टार्ट विद रसपाचन। पहले रसवस्त्रोतस की क्रियाओं को ठीक करेंगे। एक बार रस धातु ठीक बनने लगेगा, तो जो साइकिल इरेगुलर होता है या इरेगुलर हुआ है उसमें, तो इस साइकिल की इरेगुलरिटीज को भी हम लोग मतलब मेंटेन कर सकते। तो वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रसपाचक से स्टार्ट करें, आपको मुस्ता, रसपाचक वटी, परपटक वगैरह जो भी आपको फिजिबल होते हैं ड्रग्स, उसका आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। रसपाचन हो गया। अभी रस व स्रोतस के साथ साथ जैसे कफ को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर सीजन है और लाइक कुछ हमें मतलब कंडीशंस प्रेफरेबल है, पेशेंट का बल, अग्नि वय वगैरह, तो आप सद्य वमन भी करवा सकते हैं। एक्चुअली वमन का मेरा यहाँ पे मैंने क्यों बताया है, बिकॉज आई थिंक वमन का मस्तिष्कगत एवं उरस्थानगत सभी प्रकार के आश्रय के रूप में विचार करेंगे, तो ये कफ के लिए भी अच्छा बेहद साबित होता है, और एक प्रकार से ये स्टिमुलेट भी करेगा कहीं ना कहीं मस्तिष्क को, और इस प्रकार से जो भी कफ दुष्ट है, रसदुष्टि है, वो वमन के साथ निकल जाती है। अगर पेशेंट और आपको लग रहा है कि इसमें हम लोग स्नेहपान के साथ वमन दे सकते हैं, तो आप स्नेहपान करें, जैसे स्टैंडर्ड वे में स्नेहपान के बाद ही लाइक दीपन पाचन, फिर स्नेहन, और फिर वमन किया जाता है। तो 3-5 दिन का स्नेहपान दे दिया, फिर एक दिन का गैप दे दिया, नेक्स्ट डे हमने उसको कफूत क्लेश के लिए खान पान दिला दिया अगली मतलब पहली रात्रि में, और फिर नेक्स्ट डे सवेरे आप वो मदन फल और सभी जो काढ़े बनाते उसी के साथ आपने वमन करवा दिया। तो वमन से एक
रिजल्ट्स जल्दी आने की संभावना वहां पे बढ़ जाती है। फिर आपको और कुछ इसमें लाइक शोधन की क्रिया को अपनाना है तो बस्ती के साथ आप चल सकते हो। बस्ती तो ऑलवेज अच्छा रोल प्ले करेगी ही करेगी। एक शोधन चिकित्सा में इसको हम लोगों को इंक्लूड करना है। तो मार्ग में अवरोध जो भी है जिसके कारण भी कहीं ना कहीं मेंसेस नहीं आ रहे ठीक से, तो उसके लिए आपको यानी अगर आपको हाइपर प्रोलैक्टिन के साथ ये मेंस्ट्रुएशन में बिगाड़ मिल रही है तो वहां पे आप बस्ती के तरफ जाइए। अगर आपको उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और सिर्फ डिस्चार्ज है, निपल डिस्चार्ज है और बाकी दो लक्षण मिल रहे तो वहां पे आपको इसके लिए थोड़ा और कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। हम लोग फिर वहां पे मस्तिष्क पर ज्यादा काम करेंगे क्योंकि आर्तवस स्त्रोतस में ज्यादा खराबी नहीं है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर हो रहा है, बस प्रोलैक्टिन अधिक बढ़ने के कारण मिल्क सिक्रेशन हो रहा है विच इज अनयूजुअल। तो इस मिल्क सिक्रेशन को हम लोग स्तंभन करना है हमें यहाँ पे। तो कुछ हम लोग लोकली लेप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये दो बातों को यानी ये इसमें अगर आपका ट्रीटमेंट प्लान अलग रहेगा इसमें अलग रहेगा। हाँ, जैसे मिल्क सिक्रेशन है तो वहां पे वुमन भी काम करता है बट बस्ती का ज्यादा रोल नहीं रहेगा। रोल नहीं रहेगा इन द सेंस ऐसा है कि आपको अगर लगता है कि हम लोग पूरी ही शोधन प्रक्रिया करें तो आप शोधन प्रक्रिया करेगा। ऐसा नहीं है, शोधन प्रक्रिया से रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो वो भी बैलेंस करने में मदद मिल जाती है जरूर। तो इसी के साथ साथ आर्तो की विकृतियों में अनओलेटरी साइकिल हो, रज विकृतियां हो तो शोधन ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें बस्ती का प्लान करना है, दशमूल की बस्ती, एक दिन निरू, एक दिन अनुवासन, ऐसे करेगा। तेलों में मेरे विचार से शतपुष्पा हम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो कि यहाँ पे अवरोध के कारण तो ये शतपुष्पा जाकर स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, और इस प्रकार से फिर कहीं ना कहीं हमें लाइक मेंस्ट्रुएशन या ओवुलेशन को इंड्यूस करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम बस्ती में कौन से काढ़े का, कौन से तेल का वहां पर उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपने ये हमने शोधन के बारे में देखा, अभी शमन चिकित्सा में क्या करना है। शमन चिकित्सा में और हम लोग जैसे रस या लाइक आर्तो या इस विकृतियों पर काम करने के लिए आपके पास फिर अगर रूल आउट किया आपने कुछ ट्यूमर बना है वगैरह तो वरुण, कंचनार, गुड़, कंचनार का काढ़ा, कंचनार वरुण सभी को मिलाकर भी आप जैसे त्रिफला, कंचनार और वरुण ऐसे भी बनाकर आप पेशेंट को घर में ही काढ़ा बनाने को दे सकते हैं, या कंचना गुगुल दिया जा सकता है, वरुणाधिक कषाय भी इसमें आप दे सकते हैं। तो ओवरऑल जो एक ग्रंथि या अर्बुद की चिकित्सा होती है इसी प्रकार से हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम लोग इसमें ये शमन चिकित्सा प्लान कर सकते हैं। एक और मुझे यहाँ पे बताना है कि जैसे ये जहाँ पे पीसीओडी और आर्तो की विकृति एसोसिएटेड है वहां पर आप शिरोधारा, शिरोबस्ती या शिरोपिचू करिएगा। शिरोपिचू करने का उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी स्ट्रेस फैक्टर है या चिंता जो रसदुष्टि का कारण है तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिचू इन सभी के साथ अगर आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो ओवरऑल एक अच्छा मैनेजमेंट की राह हमें मिलेगी और अच्छे से हम लोग इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। सो आई थिंक शिरोधारा, शिरोपिचू बला के करिएगा, बला तेल की, चंदन बला, लाक्षादि की करिएगा, जो ओवरऑल पेशेंट को एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए बेस्ट रहता है। अमेनोरिया और एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए मेंसेस को इंड्यूस करने के लिए भी मैं नस्य वगैरह भी बताना चाहूंगी, जैसे शतपुष्पा तेल का नस्य इसमें रिजल्ट दे सकता है। या आप कुछ पित्त पित्त को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। पित्त को बढ़ा दीजिएगा क्यों, ऐसे तो इंडिकेटेड नहीं होता है बट पित्त को क्यों बढ़ाना है, जैसे कि अनार्थों की चिकित्सा में भी हम लोग पित्त को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तिल गुल का काढ़ा दे दिया, रजोप्रवर्तिनी वटी दे दी, या कुलित का काढ़ा सेवन करने को बताया। इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आर्तोक्षय हुआ है तो हमने शोधन किया है और हमारी आगे की सोच क्या होगी कि हमें अग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना है। सो अग्नेय द्रव्य जिसमें मैंने अभी भी एक बताया था कि आचार्य ने भी, डल्लन ने बताया है, वमन करवाए। जहां पे आपको आर्तोक्षय लगता है ना वहां पे वमन करवाइएगा, विरेचन नहीं बताते हैं आर्तोक्षय में। तो वमन ज्यादा इंडिकेटेड बताया जाता है। अपतोष भी, अपतोपदेश भी है और आचार्य डल्लन ने भी इसी प्रकार से इसका वर्णन किया है। इसमें आप स्नेहपान के लिए शतावरी यूज करेगा। शतावरी एस्ट्रोजेनिक है। आर्तो का क्षय हुआ है, आर्तो नहीं आ रहा, मिसेस नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन डिफिशियंसी भी हो रही।
तो शतावरी आप देते हैं, स्नेहपान शतावरी घृत का स्नेहपान करवाते हैं और फिर वमन करवाया तो बेस्ट तरीके से, यानी आपने शतावरी के साथ थोड़ा सा घृत दिया तो रस धातु की पुष्टि भी हो रही, एस्ट्रोजन भी बनेगा अच्छा। वमन कर दिया तो दुष्ट कफ दुष्ट रस निकल जाएगा, जो भी अकुमुलेशन हुआ था इस वमन के साथ साथ। तो अवरोध चला गया, अवरोध चला गया, स्रोतस खुले हो गए और हमने थोड़ा धातु का बल भी बढ़ा दिया। तो ओवरऑल रस धातु अच्छा बन रहा है। रस धातु अच्छा बन रहा है तो कहीं ना कहीं आर्तो भी ठीक होगा, और जो यहाँ पे अनओवुलेटरी साइकिल था वो कम करने, यानी ओवुलेशन के लिए इंड्यूस करने के लिए यहाँ पे मदद मिल जाएगी। आग्नेय द्रव्य में आप हिंगू वचा चूर्ण, अजवाइन का काढ़ा, तेल मिलाकर, हिंगू कृष्ण तिल की वटी बनाकर, और जो भी बहुत सारे है, अजमोदा चूर्ण है वगैरह, हिंगवाष्टक चूर्ण दिया जा सकता है, लवण भास्कर चूर्ण दिया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे आर्तो की उत्पत्ति भी करनी है, हमें रस की विकृतियों को भी दूर करना है, और हमें वात दोष को भी कंट्रोल करना है। वात, कफ, रस, आर्तो, ये चार आपके सामने होने चाहिए, और इन चारों को देखकर ही हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करेंगे। आम पाचन के लिए मैंने तो रस पाचक वगैरह बता दिया, बट चित्रक भी बेस्ट काम करेगा, चित्रकादि वटी वगैरह थोड़ा ये जाकर जैसे हमारे इसमें शरीर में अग्नेय गुण के लिए भी मदद हो जाती है ना, इसीलिए आप चित्रकादि वटी या आम पाचक भी दे सकते हैं, उसका भी काफी रिजल्ट अच्छे मिल जाते, तो वो भी आप लाइक इसमें यूज कर सकते हो। एक मैंने अभी आपको बताया था कि बोन मास लॉस होता है, और बाकी भी जैसे कुछ लक्षण अगर होते हैं तो ओवरऑल ये ऑस्टियोपोरोसिस टाइप का होता है। तो आगे जैसे कि हमारा यही हम लोग आगे एक बार थोड़ा सा ये सारे हमने अवरोध को दूर वगैरह करवा दिया, तो आगे हमारा प्लान यही रहेगा कि हम अस्थि धातु का भी बल बढ़ाए, अस्थि धातु का भी पोषण करवाए। अस्थि धातु के पोषण के लिए आप जैसे कि पीछू का भी धारण करवा सकती है, अस्थि पोषक वटी है, हड्जो टैबलेट है, और बहुत सारे अस्थि को लेकर तो हम लोग बार बार बताते रहते हैं कि आर्तोक्षय हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के साथ है, तो आगे कहीं ना कहीं रस धातु के साथ साथ धीरे धीरे धातुओं पर भी परिणाम होता है, और अलग अलग फिर जैसे कमजोरी है, कटिशूल है, कमर दर्द है, पेट में दर्द है, ऐसे भी लक्षण लेकर पेशेंट आपके साथ आती है ना। तो इस ऐसे केसेस में फिर हमें यही विचार करना होगा कि हम पूरे ओवरऑल इसको कैसे विचार करें। एक और मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक लोकली मिल्क सिक्रेशन अगर आ रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है बट इस हाइपर प्रोलैक्टिन के कारण मिल्क निपल से आ रहा है, तो इसको भी आप जांच करवा ले, बाकायदा मेमोग्राफी मेमोसोनोग्राफी जो भी है वो भी जरूर करें। और खास करके अगर पेशेंट एट अराउंड द एज ऑफ 35-40 हो तो वो जरूर कराएगा, बट रिपीटेड बहुत ज्यादा ना करे। कई बार ऐसे देखा जाता है कि रेडियोथेरेपी का एक्सपोजर भी कैंसर वगैरह का हेतु या कारण बन जाता है, बट आपको निदान करने के लिए तो इसकी जरूरत पड़ जाती है जैसे भी हो। तो इस मिल्क सिक्रेशन के लिए एक कैबेज के पत्ते आते हैं, कैबेज हम सभी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो इस कैबेज के पत्तों को बांधना, ये शास्त्रोक्त वहां पे एक तरीका बताया। कैबेज के पत्तों को बांधने से आप क्या करिए, कैबेज के बड़े पत्ते लीजिएगा और ब्रेस्ट पर बांध दीजिएगा, और अच्छे से अभी ब्रेस्ट यानी उर स्थान पर आप कोई भी लाइक हम लोग पट्टी भी बांध रहे, बंधन बांध रहे, ड्रेसिंग कर रहे, तो वो मुंह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से मतलब पैक करके बांधना होगा, और रात भर वैसे ही रखिएगा। और ऐसे माना जाता है या ऐसे रिजल्ट भी मिल जाते हैं कि धीरे धीरे ये मिल्क सिक्रेशन जो है वो कम होता है। यहाँ पे मैंने खुद से कुछ अनुभव किए वाले केसेस में बताऊंगी, जिसमें गुरुची का और रसपाचक का बेस्ट रोल रहता है। कहीं ना कहीं हमें जैसे आप एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी वही बताते हैं कि आप मिल्क जितना आता है उसको निकाल दीजिएगा और मसाज करिएगा, हॉट वाटर फोमेंटेशन, हॉट एंड कोल्ड, ऐसे कॉम्प्रेशन, या नहाने के समय आप इसको करवा सकते हैं। अभी इसी के साथ साथ आपको पूरी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कुछ गांठ लंप वगैरह मिलता है क्या। बट ज्यादा मामले में ये नहीं होता है, बिकॉज इट सिंपली प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गई होती है। बट एज अगर है तो उसमें आप जरूर इस प्रकार की जांच भी कर सकते हैं। ये टिपिकली वात डोमिनेंट और रसदुष्टि का लक्षण है, और इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को स्नेहन, मसाज, हॉट कॉम्प्रेशन और गुड़ूची, अभिपत्तिकर चूर्ण, रसपाचक वटी और कांचनार गुगुल, ऐसे कल्पों के साथ फिर धीरे धीरे ये जो सिल्क सिक्रेशन है, मिल्क सिक्रेशन, ये भी घटने में मदद मिलती है। बट मैं जरूर बताऊंगी आप शिरो भाग पर भी जरूर काम करिएगा, यानी शिरो पीछू का भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन करिएगा। फिर आपको
कुछ और इस कंडीशन को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेज करने के लिए आप भुजंगासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन, ऐसे भी कुछ योगा और प्राणायाम वगैरह का भी फायदा या उसका भी उपयोग आप कर सकते हो, जो बहुत अच्छे से हमें ऐसे केसेस में मैनेज करने के लिए काम करता है या मदद करता है। तो इस प्रकार से हाइपर प्रोलैक्टिन को लेकर ये मैंने कुछ अपना ये बताया कि किस प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं। और निदान परिवर्जन तो है ही बिल्कुल। तो दीपन पाचन से स्टार्ट करके आप इसमें करिएगा, तक्रधारा, शिरोधारा बेस्ट है मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें। यस, नमस्कार सभी को, बोलिए। फिर आप मात्रा बस्ती महानारायण तेल की वगैरह भी दिया जा सकता है। अभी क्या है ये थोड़ा लाइक फिर आगे आप ना मतलब एक बार ओवुलेशन स्टार्ट हो गया ठीक से, तो लाइक हमने वमन या अपनी बस्ती देकर जो भी शोधन किया, फिर आगे हमारा यही रहेगा कि रस धातु का बल बढ़ाते रहे। आप इसमें क्षीर बला दीजिएगा 101, फल सर्प कोई घृतपान करवाते रहिएगा। गुरुच आदि कशा, मैंने बार बार बता रही, गुरुची बेस्ट काम करती है रस धातु दृष्टि में। और क्षीरबला ये जीवनीय है, तो ओवरऑल आगे वाइटलाइजेशन के रूप में या ब्रहण चिकित्सा के रूप में ये आर्तो और शुक्र धातु का पोषण करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हाँ, इस ऐसे केसेस में हमें पूरी ही सारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। बोलिए मैम। डॉक्टर गरिमा यस मैम। सकीनी जी बोलिए मैम, बोलिए डॉक्टर गरिमा बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए, नमस्ते। मैम जो एक पेशेंट है मेरी जिसको ये प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, उसका हम्म। तो मैम प्रोलैक्टिन 150 है मैम। अच्छा, क्या एज क्या है? एज इज मैम 35 ही है मैम एज तो। हम्म और हम्म मैम एलिनोरिया है, हम्म सिम्टम्स में एलिनोरिया है। ब्रेस्ट में हम्म, मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, जी मैम। और 150 मैम है, अच्छा। ब्रेस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म ब्रेस्ट ठीक है मैम, और एमिनोरिया तो मैम काफी टाइम से है, और 2 बच्चे हैं उसके। हम्म। और मैम मतलब इनफर्टिलिटी का इशू तो पहले भी था, तो उन्होंने फिर ट्रीटमेंट एलोपैथिक ही कराया था। हम्म। तो उससे अच्छा कंसीव ही हुआ, उस टाइम पे भी मैम प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ ही था। मैम, बाकी आपने देखा थायराइड और अदर बाकी सारे हाँ जी मैम, थायराइड हाँ, इज नॉर्मल, नॉर्मल है मैम थायराइड थायराइड। नॉर्मल है, सिर्फ प्रोलैक्टिन ही इसमें ये हुआ है, ओके। हाँ जी मैम, कुछ प्रोलैक्टिन हेतु बढ़ा मिले है क्या आपको ऐसे अभी? मैम। हाँ, टिपिकली वो कुछ मैम, ऐसे रसदुष्टि के लाइक ओवर एक्सर्शन, चिंता वगैरह ऐसे कुछ? हाँ मैम वो है, क्योंकि हस्बैंड को भी हार्ट का प्रॉब्लम था, तो अभी ऑपरेट हुआ है 3-4 मंथ्स पहले। तो हम्म स्ट्रेस तो है उसका, काफी स्ट्रेस है। और हम्म अकेले ही हैंडल करना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम होती है फैमिली में, तो स्ट्रेस हम्म, तो मैम है ही उसका प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी ओके। मैम थोड़ा रुक्षता भी लगती है मुझे उसका, क्योंकि मैम हाँ वो बिल्कुल, पेशेंट बात यहाँ नहीं है। हाँ जी यस हाँ यस, जी। वात तो होता ही है इसमें ना, वात की सब प्राप्ति जी होती ही है, बिल्कुल। हाँ जी। हेयर फॉल है मैम, और हेडेक हाँ, भी है मैम, हेडेक भी मैम है उसको। अच्छा बिल्कुल मैम, देखिए टिपिकल सारे लक्षण मिल रहे हैं, मैंने जो सारे बताए ना, हेडेक जी जी वगैरह, जी। वो सारे आपको मिल रहे हैं। अभी अब मेंसेस कैसे, वो बताइए। हाँ मैम, नहीं हो रहा है ना मेंसेस, तो मैम इंड्यूस करके ही करना पड़ रहा है। मतलब मैंने मैम रजब परवर्ती और कुमारी आसव दिया तो हुआ। अच्छा, अभी आकर कितना दिन हो गया, अभी लास्ट मेंसेस कब था? अभी मैम मुझे देखना पड़ेगा मैम, अभी तो मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ जी लाइक आगे आगे उसको फर्टिलिटी के लिए प्रयास करना है, तो हम लोगों को वही सोचकर काम करना पड़ेगा। अभी 4 महीने जी। में आया है तो एटलीस्ट वो, क्योंकि क्या है ना, फिर आप कैच कैसे करेंगे ना, हमारा ऋतुकाल कैसे कैच ओके। करेंगे अगर नहीं आ, मैम, अभी क्या हाँ है कि बिल्कुल नहीं हो रहा था मैम, वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी, तो तभी हम्म उसको ब्लीडिंग हो रही थी, पीरियड्स मैम तभी आ रहा था हाँ हाँ जब वो हाँ, एलोपैथिक ले रही थी। अदरवाइज मैम नहीं आ रहा था। ओके। तो मैम अभी मतलब उसको अब बच्चे तो नहीं चाहिए, उसने मना कर दिया कि मैम बस मुझे जो है पीरियड्स टाइम पे हो जाए, हम्म। और मुझे बस ये जो हेडेक होता है इस कारण, और मतलब मुझे मैम दिक्कत कुछ होती है आपने डेली रूटीन में। वमन विरेच आपने कुछ शोधन में क्या किया वो बताइए जरा।
मैम अभी तो मैम क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती है, वो तो मैम हल्द्वानी रहती है, तो मेरी सिर्फ हम्म किसी के थ्रू, मेरी फ्रेंड के थ्रू बात हुई थी। तो मैंने सिर्फ फोन पे ही उसको बताया था कि आप ये सब करो। और हम्म। इसलिए मैम कुछ कर नहीं पाई। मैंने उसे बोला है मैम कि अब दिसंबर में आप एक बार प्लान करो इधर आने का। तो फिर कुछ मैम अभी शिरोधारा क्या ही करो मैंने और आप, देखिए नत्थे। मैं बताती हूँ आपको, जी। एटलीस्ट ना यू में स्टार्ट रसपाचन। तो आप ना ओके। गुरुची एक दीजिएगा, और रसपाचक वटी इतना, और आरोग्यवती इतना, 3 तो स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके मैम। और उसको ना लास्ट मेंसेस कब आए थे वो भी ये करिएगा। मेंसेस तो अभी आए हैं, वो भी मैंने उसे मैम दिया हुआ है, वो रजय परिवर्तनी और कुमारी आसव ही दिया था हाँ मैम। तो वो हाँ। उसी से ही आ रहे हैं मैम, वैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक नॉर्मली है। नहीं आ रहे हैं मैम। वो हाँ इंड्यूस्ड ही तो आ रहे हैं मैम, पहले एलोपैथिक से आ रहे थे, तो जब से मेरे कांटेक्ट में है तो हाँ मैंने हाँ। ये दिया, तो मैम तभी आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आ रहे हैं मैम। अच्छा और ठीक है। यूएसजी नॉर्मल है मैम। तो आपको मतलब ओवरऑल क्या, लाइक लीन टाइप की लगी पेशेंट ना, है ना, लीन है ना, पतली हाँ है। जी, हाँ जी। आपको क्या लग हाँ रहा है मैम। कि रस धातु का बल बढ़ा रहा है? हाँ मैम, वो जरूरी है, रस धातु का बल तो बढ़ाना ही पड़ेगा मैम। और हम्म। मतलब शिरोधारा और नस मैम, नस अगर करेंगे। कुछ वसंत कल्प स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है ना इस केस में। बताइए सारे लोग मिलके भी, मंदाकिनी जी। आई थिंक रस धातु को हम लोग अच्छा मतलब रखे, लेवल पे रखे, रसायन करते रहे, उसको ब्रूहन देते रहे, ताकि अभी आगे तो उसको कुछ बाकी इनफर्टिलिटीज वगैरह या फर्टिलिटी का कोई ये नहीं है, तो एटलीस्ट उसको रेगुलराइज रखना है, तो रस धातु की मात्रा और वात का प्रकोप कम करे। वात का प्रकोप कम करने के लिए तो बस्ती बेटर रहता है, या फिर आप वात शमन औषधियों का प्रयोग, या फिर स्नेहन, ऐसे भी आप कर सकते हो। और हाँ। फिर शिरोधारा, शिरोपिचु, ऐसे सिंपल सिंपल भी आप करवा सकते हो, उसको जो भी घर में ही वो करे। और फिर हम्म। धातु पुष्टि करते रहेंगे, रस धातु पुष्टि दूर करते करते रहेंगे। हाँ, मैम वो घी भी नहीं खाती है, तो मैंने उसे घी के लिए भी बोला था कि आप घी खाया करो। नहीं खाती है मैम वो घी ना, डेली रूटीन में। अच्छा ठीक है, अभी आदत होती है हम्म। किसी किसी को घी की, अच्छा बिल्कुल नहीं भी नहीं लगता है। खाती है मैम। हाँ बट ठीक है। तो और अच्छा, तो ये आप सोचिएगा, और बाकी बाकी मैम किसी का जैसे कुछ उसका ओपिनियन हो तो बताइए, बताइए मैम, बताइए, हाँ हाँ बोलिए। 150 है मैम, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो वरीड है कि मतलब कुछ ट्यूमर वगैरह ना हो। नहीं, अ, आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस कुछ कर लिए क्या? अभी एमआरआई नहीं कराया मैम, सिर्फ थायराइड ही कराया था और एक केएफटी बार कराया था। थायराइड जनरल कराया टेस्ट। था। और मैम अच्छा। जनरल टेस्ट सारे कराए थे, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी वगैरह, एंड हाँ, यूएसजी मैम। तो वो सब यूएसजी में नॉर्मल कुछ था। नहीं है, यूएसजी नॉर्मल नहीं है है। एकदम। जी जी। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। रजिस्टर देना। हाँ बताइए सारे लोग, और किसी का इसमें कुछ आप क्या विचार कर सकते हैं, क्या देना चाहिए? संपदा जी, सुचेता जी, मंदाकिनी। क्या दे? मैम रसवा स्रोतस की तुष्टि की वजह से नॉर्मल। ही पीरियड नहीं आते, तो रसवा स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा। तो रस हम्म। पाचक रक्त पाचक वगैरह चलाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ वही 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 तो, और रसपाचक का ऑलरेडी बताया मैंने, गुरुची भी बहुत अच्छा हाँ, देती है, और बट गुरुजी उसको ना भी काम आगे जैसे करती रस है। पुष्टि भी चाहिए, थोड़ा सा कुछ रसायन भी हाँ चाहिए। हाँ। मैम तो मैंने ना मधुमालिनी वसंत दे देते, मधुमालिनी वसंत चलाते हैं। आप शतावरी घृत वगैरह चला सकते हो, थोड़ा गुरुत सा। नहीं खाती है तो आप काढ़ा क्षीरपा नहीं, कल्पना से कैप्सूल फॉर्म दीजिएगा। में आते हैं ना मैम, कैप्सूल फॉर्म में आजकल बहुत सारे घृत हाँ आते कैप्सूल हैं। में भी आते हैं, या फिर शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, ऐसे सब कुछ डालकर ना, एक शिरपाक के जैसे ना, दूध 1 कप पानी मिलाकर अगर आप उसको औटा कर देते हैं ना, तो इजी भी होता है, और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं शिरपाक के। और पेशेंट को ना काफी लाइक थकान वगैरह, हेडेक वगैरह भी उसका कम हो जाएगा। गरिमा जी, मैं एक जी। कॉम्बिनेशन भेजती हूँ आपको, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ओके मैं मैम। भेज देती हूँ। आप वो क्षीरपाक हाँ चला जी। दीजिएगा, रस धातु का बल भी बना रहेगा। और अगला साइकिल भी उसका रेगुलराइज होने में मदद मिल जाएगी। और गुरुची आप दीजिएगा ही, आरोग्यवर्धिनी भी जी मैम। चला दीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुची, जी मैम। आरोग्यवर्धिनी, रसपाचक, ये 15 दिन का चलाइएगा। और ओके। साइमल्टेनियसली क्षीरपाक तो उसको कंटिन्यू 3 महीने तक चला दीजिएगा। ओके मैम। उसमें तो ठीक है। कोई मतलब समस्या नहीं है, आप हाँ आराम जी। से उसको दे सकती है ना कंटिन्यूली। तो उसको हाँ जी। उसको कोई इंडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। मैम मैंने शतपुष्पा दिया था, हम्म। शतपुष्पा भी दिया था मैम। शतपुष्पा का क्या दिया था, तेल, नस्से, यानी क्या? चूरन दिया था मैम, चूरन दिया था, अभी तो खाने के लिए ही दिया था मैम।
ठीक है। अभी मुझे लगता है ना, अभी तो आ गया है साइकिल, तो आप क्या हम्म। करें ना, मैं लाइक अभी ये आज लाइक डेट क्या ये देखकर फिर नेक्स्ट साइकिल के हम्म, 7 दिन पहले आप शतपुष्पा जी। चूर्ण स्टार्ट कर सकती है, तो थोड़ा सा ओवुलेशन को इंड्यूस करने में मदद मिल जाती है शतपुष्पा के साथ। ओके मैम। ठीक है मैम। और किसी का कुछ आपको आइडिया हो गया, क्लियर हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ। बिल्कुल। थैंक यू यस। मैम। और जो इन्वेस्टिगेशंस भी आपने करने के रह गए ना, वो भी आप करवा लीजिएगा, है ना? मैम MRI ब्रेन कराना जरूरी है? एक्चुअली तो वैसे तो नहीं है, बट जैसे रूल आउट हो जाएगा ना एक बार तो ठीक ही है ना, एमआरआई का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब कर लिए तो अच्छा है, 35 एज है तो आई थिंक जी कर लिए तो ठीक ही रहेगा, फिर 2-4 साल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉज तो रूल आउट होना चाहिए ना कहीं पिट्यूटरी जी में जी कुछ जी जी। एबनॉर्मलिटी है क्या, वटेवर। हाँ जी। या फिर अभी एक आध महीना रुक कर भी कर सकते, इतना इमरजेंसी तो नहीं लगता है एमआरआई करवाना, है ना? ठीक है मैम। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कुछ किसी का एडवाइस? सुचिता मैम, मंदाकिनी जी, संपदा जी। और मैं एक ना केस पेपर का भी फॉर्मेट शेयर करती हूँ ग्रुप में, सभी लोगों के लिए, जैसे आप कोई भी केस शेयर करते हो ना, तो मतलब इस प्रकार से गायनिक का एक केस पेपर हमने बनवाया था, ऑप्स का भी बनवाया था, उसको भी मैं शेयर कर देती हूँ, एक आपको आइडिया आ जाएगा कि जब पेशेंट हमारे पास आता है लक्षण लेकर, तो हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या हमें सोचना चाहिए उसी को लेकर। और आप जैसे जैसे बताए, मैं छोटे छोटे नोट्स करा लाइक आपके ग्रुप्स में भी शेयर करती रहूंगी, जैसे मैं हमेशा पीडीएफ वगैरह करती रहती हूँ, पीछू का इसका जो जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, उसके नोट्स भी रहेंगे आपके पास, और आप भी एक डायरी बना कर रखिएगा गरिमा जी, जो भी डेली डिस्कस होता है, तो मेरा यही जी आपको मैम। सजेशन रहेगा कि डेली के आधे घंटे पौन घंटे के सेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा एक मंत्र, कि भाई चलो हाँ आज जी। हमने कल ये पढ़ा, कल जैसे वरुणादि लोह का था, तो आप इसको लिख कर रखिएगा, फिर कैसे होता है ना कि हम लोग भूल भी जाते हैं ना, लाइक हमारे हाँ पास जो जी। भी एमआर आते हैं या जो भी मेडिसिन होते हैं, उसी उसी को यूज करते रहते हैं, नए मेडिसिन के बारे में सोचते नहीं थे। तो आप अगर डायरी या नोटबुक बनाकर उसमें नोट डाउन करके रखेंगे, तो कभी कभी फिर बैठे बैठे देख लिया, अरे ये उस दिन अच्छा फॉर्मूला बताया था, तो अभी हमें ये यूज करना चाहिए। तो मैंने खुद से भी एक हम्म, मेरी नोटबुक बना कर रखी हुई है, जिसमें पूरे मेरे ऐसे हम्म, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं लिख हम्म, कर रखती हूँ, रिवाइज करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि जी हम मैम। लोग सारा याद रख पाते हैं ना, भूल भी जाते हैं ना, लाइक, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये नोटबुक पढ़ते हैं ना, और काफी लोग, सारे वैद्य लोग भी इसको ऐसे ही करा करते थे पहले भी, तो ये एक अच्छा, मतलब आपके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, सभी के लिए फायदेमंद होता है। और कोई जी मैम। केस? ओके। तो आई होप कि आज हमने प्रोलैक्टिन को लेकर मैंने जो भी सारे उसके सीक्रेट्स है, लाइक कैसे विचार कैसे करना चाहिए, हर एक केस तो अलग होती है, हर एक केस हमें कुछ ना कुछ अलग सिखाती है, किसी में कुछ लक्षण होगा तो किसी में कुछ लक्षण होता है। सो आई थिंक एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आती है तो बिल्कुल हमें तीनों दोषों को मैंने बताया किस प्रकार से सोचना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्राण वायु, तर्पक, साधक पित्त सभी से जुड़ा है। मैम जब भी आपको ना कोई भी एंडोक्राइनल एब्नॉर्मलिटी मिलती है ना, जरूर आपने शिरो पीछू, एटलीस्ट शिरोधारा, ऐसे कुछ सिंपल वे में भी करवा के देखिए, या फिर पेशेंट को माथे पर तेल ही लगाना क्यों ना हो, वो भी अगर वो कर लेती है ना, काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाता ओके मैम। है। ओके। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर आज के लिए हम लोग रुकते हैं। और कोई डॉक्टर ने केस डाली थी, आई थिंक वो नहीं आई है, तो उनका भी केस आप सभी लोग देख लीजिएगा, केस को भी वो, है ना? ये जो डाली ना आज मैडम ने, मैंने कुछ बताया था, उसमें भी पोस्ट फीवर कॉम्प्लिकेशंस है ना सारे ये, तो वो भी जरा आप सभी लोग देख के बताइए, उसमें भी डालिएगा क्या क्या, मैंने कुछ कुछ डाले थे सारे फॉर्मुलेशंस।
ये मैडम जो थी ना डॉक्टर यशोदा जी, उन्होंने डाला है ये केस इनफर्टिलिटी वाला। तो उसका भी वही सेम था, रस दृष्टि वगैरह सब कुछ लग रहा था, तो मुझे लगता है इसमें भी रसायन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, चलिए फिर गरिमा जी, हो आपको अच्छा लग रहा हो। हाँ जी मैम, ओके, बिल्कुल और मैम। कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी डालते रहिएगा। जी मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। यस, चलिए नमस्कार सभी को। फिर कल हम नमस्कार। लोग नए विषय के साथ मिलेंगे। अब अभी कल हमने हाइपो को डिस्कस करते हैं, आज हाइपर को किया था, हाइपर जी जी प्रोलैक्टिन को, कल हाइपो को करते हैं। जी मैम।